Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मान लेते हैं आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में ना सेल्स नहीं होती है, तो आप परेशान होंगे नहीं होंगे? और अगर आप सेल कर पा रहे हैं तो आपको कोई समस्या है बिजनेस चलाने में? यानी सेल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस का, ध्यान रखना। तो अगर सेल्स हमारी सालाना 20% से ज़्यादा इंक्रीज होती है तो दिस इज द गुड साइन फॉर द कंपनी ग्रोथ। कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, मैंडेटरी पॉइंट है, ठीक है। अब सेल्स जब बढ़ती है तो सेल्स के साथ साथ क्या बढ़ता है? रेवेन्यू, ठीक है, जिसे हम इनकम भी बोलते हैं। तो अगर सेल्स बढ़ रही है 20% तो भाई 15% तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। अब ये 15% क्यों डाल दिया मैंने? क्योंकि सेल्स कभी कभी डिस्काउंट पे भी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। तो 15% अगर सेल्स बढ़ रही है 20% तो थोड़ा बहुत कम ये भी बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी तो उसका मतलब गलत समझा जाएगा। अब रेवेन्यू के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? भाई आप बिजनेस कर क्यों रहे हो? पैसा कमाने के लिए। अब ये पैसा अगर प्रॉफिट के तौर पर नहीं आया तो बेकार है ना बिजनेस करना। तो जो नेट प्रॉफिट है ना, अब देखो यार कलयुग में ना बिजनेस करना बड़ा कठिन है, तो ये जो प्रॉफिट है ना इसको मार्जिन के तौर पर देखना है हमें। अब मार्जिन क्या होता है? परसेंटेज रिटर्न। अब मार्जिन की इंपॉर्टेंस तो मैं समझाता हूं। तुम्हारी ग्रोथ हो रही है ना, जब भी तुम्हारी ग्रोथ हो रही है तुम क्या बोलते हो? जैसे मान लो एज अ स्टूडेंट तुमने पिछले साल 80% स्कोर किए, तो इस साल कितने किए? 85%। तो 5% ज़्यादा थे, तो तुम्हारी ग्रोथ 5% ज़्यादा हो गई, ठीक है। तुम ये थोड़ी बोलते हो यार मैंने 20 नंबर की ग्रोथ की है इस बारी, ऐसा नहीं बोलते हो ना। एब्सोल्यूट टर्म में कभी नहीं बोला जाता। जब तुम थोड़े और बड़े होते हो, नौकरी ढूंढने जाते हो, नौकरी मिल जाती है, प्रमोशन होती है, तो प्रमोशन में किसी को ये बताते हो यार मेरे को 40,000 का प्रमोशन मिला है, आप बोलते हो परसेंटेज में कि 20% का हाइक मिला है। तो ठीक उसी तरह से ये जो विषय होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको मार्जिन में देखा जाता है, ठीक है। और ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कभी भी परसेंटेज को करोड़ में, लाखों में नहीं गिना जाता, मार्जिन में गिना जाता है, जिससे तुम्हें समझ में आएगी कंपनी एक्चुअली में कितनी ग्रोथ कर रही है। तो अगर सारी चीजें सही हैं तो ये केवल इंक्रीज होना चाहिए। देखो बिजनेस कब बंद होते हैं? जब प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में जाते हैं। जब तक तुम पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हो ना, तुम्हारी कंपनी ना ही बंद होगी ना ही खत्म होगी। तो ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, ये ओनली पॉजिटिव होना चाहिए फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। मैं ईयर लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, पॉजिटिव फ्रॉम लास्ट ईयर। जैसे एग्जांपल के तौर पर लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट मार्जिन था 10%, इस बार ये 10.9%, तो 0.9 बेसिस पॉइंट मैंने क्या किया? ग्रोथ की है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। आ रहा है समझ में? इसके बाद बात करते हैं, देखो जब प्रॉफिट कंपनी को मिलता है ना तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है डिविडेंड की। जो भी कंपनी 100% डिविडेंड देती है वो कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए। जो कंपनी डिविडेंड देती है सर, वो ज्यादा डिविडेंड देती है तो फिर उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो फिर वो शेयर मेरे ख्याल से चलता भी नहीं है ना, कम चलता है ना? नहीं ऐसा नहीं है। जैसे सर ये नहीं है अपना मेटल की कोई कंपनी है, वेदांता, डिविडेंड ज्यादा देती है तो वो स्टेबल ही है मैक्सिमम आप चार्ट पे देखो तो। एक आध कंपनी एक्सेप्शन हो सकती है पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट है सर, वो तो जो शेयर होल्डर में है वो तो डिवाइड कर देती है, तो फिर उसका प्रॉफिट तो बढ़ता नहीं है, तो फिर वो कंपनी ग्रोथ कम कर पाती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं।
और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, हर कंपनी एक सी नहीं होती ना सर, इसीलिए मैंने बोला कि वो डिपेंड करता है। अच्छा। डेट इक्विटी रेशो देखो, नॉर्मली क्या होती है, कुछ बिजनेस होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस माने जाते हैं, यानी कि वो बिजनेस जिन्हें करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत पड़ता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में आती हैं, जैसे मेटल कंपनी। तो मेटल कंपनी को बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है मेटल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर कोई भी कंपनी ज्यादा डेट लेगी और वो डेट लेना उसकी मजबूरी है तो बात ही अलग है। पर एक कंपनी सिर्फ बिजनेस फेलियर की वजह से बार बार डेट ले रही है तो वो रिस्की है। अब मैं आपको बोलूं कि 100 रुपए आपके पास खुद के हैं और 100 रुपए ही आपके पास डेट है, तो आपका डेट इक्विटी रेशो कितना आ गया? 1। अब किसी भी बिजनेस साइकिल के फेलियर पर आप बर्बाद हैं, क्योंकि आपने अपना कैपिटल तो जीरो कर लिया, बचा बैंक का डेट। और डेट क्या होता है? लाइबिलिटी होती है जो एनी हाउ आपको देनी पड़ती है। तो बिजनेस उतना ही ज्यादा रिस्की माना जाता है जितना उसके ऊपर डेट होता है, पर डेट के बिना बिजनेस भी करना थोड़ा संभव नहीं है। तो ज्यादातर कंपनियां डेट को स्मार्टली यूज करती हैं। अब स्मार्टली कैसे यूज करती हैं? तुमने कभी उसका नाम सुना है जिसे हम कहते हैं स्केल अप? स्केल अप क्या होता है सबको पता होगा, बिजनेस को बढ़ाना। तो मान लो अगर मैं 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करता हूं कोई, जिसमें मेरी कॉस्ट आती है 10 रुपए पर यूनिट, अब मैं 200 करूंगा तो जो मेरी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी ना। तो जो डेट मैंने लिया और 100 को प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्यों लिया? ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाए। तो ये स्मार्ट मूव माना जाएगा ना। पर मैं सभी डेट से ले रहा हूं तो गलती हो रही है। तो डेट को थोड़ा बहुत स्मार्ट मूव के लिए यूज किया जा सकता है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर डेट इक्विटी रेशो 0.30 है ना, तो ये आइडियल रेशो माना जाता है। तो कोई भी कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशो जो है वो 0.30 है तो ये कंसिडर किया जाएगा अच्छा, ठीक है। तो ये गुड रेशो है। और कई बारी मजबूरी हो जाती है ज्यादा कैपिटल लेना, तो आपको वहां पर जहां पर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं वहां पर इसको अवॉइड करना है। पर जहां पर नहीं, आपको लगता है कि ज्यादा डेट की जरूरत नहीं है, वहां पर आइडियल रेशो ये होना चाहिए। और डेट फ्री कंपनियां और भी अच्छी मानी जाएंगी अगर उनके बुक्स पे कैश है तो। अब डेट जिन कंपनियों का ज्यादा है, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है उनका। तो कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है आपको इंटरेस्ट कवर रेशो से। कोई कंपनी अगर 100 रुपए इनकम करती है और 10 रुपए उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, तो कितने गुना ज्यादा कमा रही है कंपनी इंटरेस्ट का? तो वो डिफॉल्ट करेगी क्या? नहीं ना। तो जो भी कंपनी इंटरेस्ट कवर रेशो जितना ज्यादा हाई होता है उतनी सिक्योर मानी जाती है। तो ये एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए, और 4 के ऊपर जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छी कंपनी इसका ये 100x होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो आसपास भी मिले ना तो आइडियल है, एग्जैक्ट ये तो मिलना मुश्किल है। अंडर, देखो अंडर 1 में तो 90 भी आ जाएगा ना, 80 भी आ जाएगा। पर अगर 0.30 के आसपास है, ऐसा उसमें 0.40 चलेगा, 0.20 भी चलेगा, है ना, उतना चलेगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरामीटर। इसको अकेले देखकर भी आप किसी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अब कंपनी के पास जो पैसा आता है ना वो 3 फॉर्म में आता है। सबसे पहला, कंपनी डेट लेती है किसी भी फॉर्म में, जिसे कहा जाता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। उस डेट से कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, इन्वेंट्री खरीद ली, तो उसे कहा जाता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। और तीसरा, ये सब करने के बाद ना वो प्रोडक्शन करती है, और प्रोडक्शन से जो पैसा आता है उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी फाइनेंस इकट्ठा करे यानी लोन ले ले तो ये कंपनी के हाथ में, उसे इन्वेस्टमेंट कर दे वो भी कंपनी के हाथ में, पर प्रोडक्शन करके पैसा अरेज कर ले वो उसके हाथ में क्या? नहीं ना। तो क्या चीज़ डिपेंडेंट है? तो ये झूठ नहीं बोलता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी की आत्मा होती है। अगर किसी भी कंपनी में मैनिपुलेशन चेक करते हैं तो केवल और केवल यही एक वन ऑफ द पैरामीटर होता है जिससे एक्यूरेटली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल क्या इंपॉर्टेंट है, और ये चेक किया जाता है YOY यानी ईयर ऑन ईयर। तो किसी भी कंपनी का जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो केवल 20% इंक्रीज हो जाए वो कंपनियां बहुत ही बेहतरीन मानी जाती हैं। और इसके ऊपर है तो चेरी ऑन द केक समझो, राइट। फेक सेल तो दिखा दोगी, पर पैसा कैसे दिखाओगे? अगर मैं सेल कर रहा हूं मान लो, पर वो सेल से मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो ये तो नेगेटिव जाएगा ना। और वो रिस्क भी आ जाएगा कि अगर मेरा पैसा नहीं आया तो कंपनी का तो वो डबल लॉस है ना। इसलिए ये पैसा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इस एकमात्र पैरामीटर को देखकर तुम मल्टीबैगर शेयर ढूंढ सकते हो। बहुत बढ़िया पैरामीटर है, इसको बहुत ज्यादा फोकस से करना है। बैंकिंग का, केवल बैंकिंग और फाइनेंस का ये नहीं देखते हैं, अभी लिख लो, क्योंकि बैंक का तो सारा पैसा है ना। तो बैंक का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नहीं देखते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस का नहीं देखते, बाकी सभी का देखते हैं। बहुत सारे शेयर्स होते हैं, और वो जो बहुत सारे शेयर्स होते हैं ना, उनमें आपको ये देखना होता है कि अर्निंग पोटेंशियल कितना है, राइट। अगर आप 5 लाख रुपए की एक FD कराते हैं तो आपको रिटर्न कितना मिलता है उस पर? 7%। अब 7% पे क्या कोई रिस्क है 5 लाख की FD पर? नो ना, फिक्स्ड है और इंश्योर्ड भी है। अब सवाल ये है कि अगर मैं या कोई भी इंसान आपको बोले कि XYZ जगह पर आपको इन्वेस्ट करना है और रिटर्न मिलेगा 8% विद रिस्क, विद टेकिंग रिस्क, तो आप अग्री करेंगे क्या वहां पे पैसा डालने के लिए 8% पे? नहीं ना, करेंगे। पर 1% के लिए अब मेरा सवाल चेंज हो गया, 15% मिल रहा है तो लेंगे, क्योंकि डबल है ना। तो ये 15% आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कौन बताएगा? यही बताएगा P रेशो। तो P रेशो में क्या बताता है कि अगर हमने 1 रुपया कमाना है तो कितना रुपए हमने कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वो 1 रुपए का रिटर्न हमें मिलेगा। तो P रेशो कैसे निकालते हैं हम? करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, ठीक है। अब ध्यान रखो, जो P होते हैं ना वो अबव 20 एक्सपेंसिव होते हैं और बिलो 10 अट्रैक्टिव होते हैं। अब यहां पर एक्सेप्शंस भी हैं। अब ये 4 सेक्टर्स का आपने कभी भी पी रेशो नहीं देखना होता, क्योंकि हमेशा हाई पी होते हैं। IT फार्मा, FMCG, ये IP लिख दिया मैंने गलती से, IT है। बैंक, IT फार्मा और FMCG, इनके कभी भी पी चेक नहीं करते, क्योंकि हमेशा तुम्हें ज़्यादा ही मिलेंगे। पर अगर पी चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? सेक्टर पी चेक करेंगे, ठीक है। तो इन सबके सेक्टर पी देखे जाते हैं। तो अब सेक्टर पी नॉर्मली मान लेते हैं, मैं बैंक का मान लेता हूं, ठीक है। बैंक का सेक्टर का पी है 50 एग्जाम्पल, और XYZ शेयर है बैंक का और इसका पी है 20। तो इसका मतलब है कि मुझे इस सेक्टर में 2% सालाना रिटर्न मिलेगा, पर अगर मैं इस शेयर में जाऊंगा तो मुझे 5% सालाना रिटर्न मिलेगा। तो 5% 2% से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि ये XYZ शेयर जो है ये आउट परफॉर्म करेगा इस सेक्टर को। तो सेक्टर के पी से अगर शेयर का पी कम है तो इसका मतलब है कि वो शेयर अट्रैक्टिव है उस सेक्टर का। मेरी बात समझ में आ रही है?
यहां पर अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे कितने रुपए डालने पड़ेंगे? तो अगर मैंने डाले 100 रुपए तो मुझे रिटर्न कितने का मिलेगा? 2% का। 2 रुपए ही मिला ना, 2% हो गया। यहां मैंने 100 रुपए डाले तो 5% मिलेगा, 5 रुपए मिलेंगे, तो 5% का रिटर्न ज्यादा हो गया ना। तो इसका मतलब है कि जहां सेक्टर का पी हाई है वहीं उस सेक्टर के शेयर का पी अगर कम है तो ये अच्छा माना जाता है उस शेयर के लिए, यानी इस सेक्टर का ये शेयर अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सेक्टर का जहां पी हाई है वहीं इस शेयर का पी लो है। यस यस यस, करेक्ट। एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसलिए भी है क्योंकि ये बताता है कि मैनेजमेंट ने कितना इफेक्टिवली रिसोर्सेज का यूज किया है टू इंक्रीज योर कैपिटल, टू इंक्रीज योर इक्विटी। तुम अपना पैसा किसी ऐसे बंदे को नहीं दे सकते हो ना जो उसमें आग लगा दे, उसको बढ़ाए, यही तो आप चाहते हो ना। तो एक मैनेजमेंट कितने अच्छी तरह से रिसोर्सेज का यूज करता है, कितना बढ़ाता है, यही बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? नेट इनकम को हम शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं और जो भी वैल्यू आती है वो होती है आरओई। अब आरओई ना अबव 20 अगर है ना तो ये अच्छा माना जाता है, और किसी भी कंपनी का आरओई अगर 20% से ऊपर है, ये सालाना देखा जाता है, तो आप समझिए कि कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है, कोई घबराने की जरूरत कंपनी में नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? टोटल नेट एसेट वैल्यू। मान लेते हैं किसी कंपनी के पास एसेट है 100 रुपए की और उसके पास जो लाइबिलिटी है वो है 50 रुपए की, तो उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या हुई? यही हुई ना, 50 रुपए। तो नेट एसेट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू के इंपॉर्टेंस समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए हैं और आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है 500 रुपए का, तो आप डिफॉल्ट करेंगे ना। कोई इंसान है जिसने 500 रुपए का लोन ले रखा है और 100 रुपए उसके पास हैं, तो अब वो अगर डिफॉल्ट करता है तो बैंक मरी से मरी हालत में उससे कितना पैसा वसूल सकता है? 100 रुपए। तो अगर एक कंपनी मान लीजिए जिसकी बुक वैल्यू है 500 रुपए, तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू है ना शेयर की 500 रुपए, और उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है केवल 100 रुपए, तो क्या ये शेयर सस्ता नहीं है भाई? 500 रुपए वाली चीज तुम्हें मिल रही है, तो इसका प्राइस टू बुक क्या हुआ? 0.20। 1 रुपए की चीज कितने की मिल रही है? 20 पैसे की मिल रही है। समझ में आया कैसे मिल रही है? तो अब कोई भी शेयर सस्ता माना जाएगा अगर वो बुक वैल्यू के नीचे मिलता है, जिसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं। सवाल पूछिए कि अगर प्राइस टू बुक ना अबव 4 है तो वो एक्सपेंसिव है, ध्यान रखना। और यहां भी एक्सेप्शंस क्या हैं कि वो जो 4 सेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, आईटी, फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी, उनकी बुक वैल्यू चेक नहीं करते हैं।